पाती जा रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें लोगों की और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की पाबंदियां लगा दी गई है, जिसके चलते अब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। विजयी बनाने के लिए टीका उत्सव के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के अंदर आज 6000 केंद्रों में टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये टीकाकरण कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने और हर नागरिक को सुरक्षित करने के अभियान का हिस्सा है। 45 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति जिसने अभी तक कोविड-19 से संबंधित इस वैक्सीन को नहीं लिया है, वह अपने केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवा करके इस टीकाकरण का हिस्सा बन सकता है और मानवता को बचाने के लिए इस सदी की जो भीषण महामारी है कोरोना, इस से बचाव के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, उस कार्यक्रम में वह सहभागी बन सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि 6000 केंद्रों में आज प्रदेशवासियों को वैक्सीन देने की कार्रवाई होगी। मेरी प्रदेशवासियों से अपील होगी कि कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहा है। ये वैक्सीन बचाव का एक बड़ा माध्यम होगा। वैक्सीन सुरक्षित है। पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर व्यक्ति को इस वैक्सीन को लेना चाहिए, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हम सावधानी जरूर बरतें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि लगातार जागरूक करने की बातें कह रहे थे कि वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है, लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन जितना हो सके जागरूक रहें ताकि आप सुरक्षित रहें, पूरा देश सुरक्षित रहे। मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि मुद्दा भी हमारा कोरोना से जुड़ा हुआ है। कोरोना की केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 152,889 नए कोरोना केस आए हैं और 839 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 90,584 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। लेकिन वहीं दिल्ली सरकार की ओर से कोरोना को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइंस 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी। इस गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। हालांकि इस नियम से सरकारी महकमे के उन लोगों को छूट दी गई है जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखेंगे। दिल्ली में अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी। महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में पाबंदियों की लंबी फेहरिस्त जारी कर दी है, जो कि 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल होने की अनुमति होगी। नए आदेश के बाद अब हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में एंट्री के लिए यात्रा से तकरीबन 72 घंटे तक पुरानी RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही जो लोग महाराष्ट्र से बिना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आएंगे, उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। हालांकि संवैधानिक और सरकार की मशीनरी से जुड़े हुए लोगों को छूट मिलेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई नई पाबंदियां लगा दी हैं। पिछले लॉकडाउन में जब इसी तरह से हिजरत चालू हुई थी यहाँ से, गुजरात से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में, तो सरकार को समझना चाहिए। और ये परिस्थिति है कि कोरोना के कारण अभी सब डरे हुए हैं। सूरत की हालत अभी अब बताए तो वेंटिलेटर ऊपर पर हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ 500 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और धंधा रोजगार आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इस हिसाब से वर्कर ने अभी मान लिया है कि हम अपने गांव में ही रहेंगे। और अभी जो हिजरत चालू हुई है, ये सब जाने के बाद ये कोई वापस आए या ना आए, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। गए लॉकडाउन में, जो पिछले लॉकडाउन में जो भी परिस्थितियों का सामना हमारे वर्कर ने किया था, सरकार ने उसकी तरफ
कोई किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये सब परिस्थिति का निर्माण हुआ। राजीव तिवारी संवाददाता इस समय हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। देश की राजधानी में वो इस समय मौजूद हैं। राजीव, देश की राजधानी में इस समय जैसे हालात पैदा हो चुके हैं, आज नई गाइडलाइंस वहां पर जारी की गई हैं। एक तरफ तो जो माइग्रेंट हैं उनका जो पलायन है लगातार जारी है, सभी अपने अपने गृह राज्य जा रहे हैं, लेकिन अब आज नई पाबंदियां जो दिल्ली सरकार की तरफ से, क्या क्या उसमें शामिल है? क्योंकि बसें भी शामिल है, आना जाना भी शामिल है, जो महाराष्ट्र से लोग आएंगे उनको नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी, बहुत कुछ। राजीव, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए। देखिए, बिल्कुल सारे दिल्ली सरकार जो है वो बिल्कुल निरंतर प्रयास करती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं और खुद अरविंद केजरीवाल ने अस्पताल यानी कि एनएमजेपी का जायजा लिया, उसके बाद में जिस तरीके की गाइडलाइन निकाली है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें, लगातार ये कह दिया गया है कि बाहर से महाराष्ट्र से आने वाले जो लोग हैं वो जो दिल्ली के अंदर आएंगे उनको 72 घंटे पुरानी सीआरपीएफ जो रिपोर्ट है वो दिखानी होगी और लगातार कोशिश करनी होगी कि जिस तरीके से जो कोरोना की चीजें उसको कंट्रोल किया जाए। मगर बात करें, अगर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। लगातार कोशिश की जा रही है कि कोरोना की रफ्तार है उसके अंदर ब्रेक लगे, मगर अभी तक ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बड़ी गाइडलाइन जरूर जारी की गई है। बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है, होटलों के अंदर 50% के करीब गैदरिंग के लिए कहा दिया गया है। शादी समारोह की बात करें तो शादी समारोह के अंदर भी 50% के करीब लोग, यानी कि 50 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं। मगर बात करें किसी के अंतिम संस्कार की, तो अंतिम संस्कार के अंदर भी 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं दी गई है। मगर बात करें जिस तरीके से रेस्टोरेंट की या फिर मॉल की या फिर सिनेमा हॉल की या फिर स्विमिंग पूल की, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पाबंदी जरूर लगाई है और कंपनियों की यानी प्राइवेट कंपनियों के अंदर भी 50% के करीब ही लोग काम कर सकते हैं और इस शिफ्टों के आधार पर काम कर सकते हैं। पूरे कर्मचारी एक समय पर नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ रही है और कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार ने इस तरीके के कदम उठाए हैं। जी, ये जो पाबंदियां लागू की गई हैं राजीव, देश की राजधानी में लागू हो चुकी हैं या फिर सिर्फ अभी ऐलान किया गया है, 1-2 दिन का वक्त बाकी है, या फिर इनका इम्प्लीमेंटेशन लगातार किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार ने कल शाम को इस तरीके की गाइडलाइन जो निकाली थी उसके बाद में सख्ती से पालन करने के लिए अधिकारियों को बोल भी दिया गया है। क्योंकि एक गाइडलाइन जो पहले होली से मद्देनजर रखते हुए निकाली गई थी, जिसके अंदर कहा गया था बाजारों के अंदर सख्ती बरती जाए, अधिकारियों को बोला भी गया था स्पेशल, जहाँ तक कि डीसीपी और एसडीएम दोनों की टीम को बोला गया था कि आप लोग सख्ती बरतेंगे बाजार के अंदर। मगर होली के मद्देनजर रखते हुए सख्ती वो देखने को नहीं मिली थी। मगर बात करें अब, तो कहीं ना कहीं नई गाइडलाइन जो निकाली गई है उसके अंदर भी सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। जहाँ तक कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनके लिए भी कहीं ना कहीं जुर्माना किया गया है। यहाँ तक कि जो कहते हैं जो एनडीएमसी है वो या फिर एमसीडी है, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि 5% का छूट भी दी जा रही है जो टीकाकरण कराते हैं लोग। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं जनता की तरफ से अनदेखी जरूर की जा रही है। मगर बात करें बाजारों की, तो बाजारों के अंदर स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों को कहा गया है कि गाइडलाइन का पालन कराना है, यहाँ तक कि बाजारों में सख्ती करनी है, मगर वो सख्ती धरातल पर देखने को नहीं मिल रही है। मगर देखना है कल की जो नई गाइडलाइन आई है उसके बाद में कितनी सख्ती की जा सकती है। मगर आज रविवार को साप्ताहिक बाजार जरूर लगते हैं और साप्ताहिक बाजारों में कितनी सख्ती होगी ये जरूर देखना होगा। जी, साप्ताहिक बाजार जो लगे हुए हैं वहां पर सख्ती इस समय देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। जो सख्ती अब तक चल रही थी वो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नजर नहीं आ रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइंस लगातार जारी की जा रही हैं, लेकिन अब उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, लोग उनको किस तरीके से अपने ऊपर लागू होने देंगे, वो सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, वो देखने को नहीं मिल पा रही है। राजीव, माइग्रेंट को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लेकर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि प्रवासी मजदूरों का जो आना जाना है लगातार लगा हुआ, चाहे वो हम दिल्ली की तस्वीर देख रहे हो या फिर महाराष्ट्र की तस्वीर देख रहे हो, लगभग एक जैसे हालात माइग्रेंट के। देखिए,
बिल्कुल बताया। जिस तरीके से माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इसमें भी कोशिश करती नजर आ रही है, मगर जिस तरीके से लगातार कोशिशें की जा रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी पता है कि कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है और बिगड़ती हुई इस स्थिति को संभालने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन के लिए भी कल अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कहा कि उनके पास लगभग 7 से 8 दिन की वैक्सीन है, यानी कि केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि एक वैक्सीन और उपलब्ध कराई जाए। मगर इस तरीके से लगातार 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन जरूर दी जा रही है और लगातार कोशिश भी की जा रही है कि 45 साल से ऊपर के लोग जो है वो लगातार वैक्सीन कराएं और जाते से अपने परिजनों का भी कराएं। मगर जिस तरीके से लगातार 45 साल से नीचे के लोग हैं उनके लिए भी दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि आप 45 साल से जो नीचे के लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराएं और लगातार कोशिश की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता तक वैक्सीन पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल सकती है। मगर जिस तरीके से बात करें वैक्सीन का टीकाकरण, यानी कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी है, उसी के लिए कहीं ना कहीं हर बार यही कहा जा रहा है गाइडलाइन के द्वारा भी कि अभी कोरोना की स्थिति दिल्ली के अंदर इतनी नहीं बिगड़ी है जिसको संभाला नहीं जा सके। मगर अगर जनता अनदेखी करती है तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ेगी और कहीं ना कहीं संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। मगर देखना है कि गाइडलाइन नई गाइडलाइन जो है वो उसका बाजारों के अंदर कितना पालन किया जा रहा है, या पुलिसकर्मी कितने पालन करवा पाते हैं, या अधिकारी कितना पालन करवा पाते हैं। अगर अधिकारी पालन करवाते हैं तो कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर सख्ती देखने को मिलेगी और साफ जनता के ऊपर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश की राजधानी में नई पाबंदियां लागू हो चुकी हैं और नई पाबंदियों का कितना असर होगा ये देखना सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि बाजारों में बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग इस समय नजर नहीं आ रही है। मास्क के बगैर लोग इस समय दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते लग ये रहा है कि लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है कोरोना गाइडलाइंस की। अब नई नई गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई है, दिल्ली सरकार की तरफ से। उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनको शामिल किया गया है, चाहे वो स्विमिंग पूल की बात हो, उसको बंद कर दिया गया है और स्टेडियम में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की इजाजत तो होगी लेकिन दर्शक वहां पर नहीं जा सकेंगे। रेस्टोरेंट और बार भी अब अपनी सिटिंग कैपेसिटी की 50% क्षमता पर ही करेंगे। मेट्रो में भी एक कोच में सिटिंग कैपेसिटी के 50% ही लोग यात्रा कर सकते हैं। बस में भी एक समय में 50% क्षमता के साथ यात्री अब यात्रा कर सकेंगे। गणेश तिवारी संवाददाता इंदौर से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, इंदौर में क्या हालात है कोरोना को लेकर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई है, क्योंकि हालात जो है बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का क्या हाल है और वहां की सरकार के बीच में क्या चर्चा चल रही है इस बात को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर काजल, मैं आपको बता दूं, कोरोना का तो कहर मध्य प्रदेश में भी लगातार जारी है। तभी जाकर मध्य प्रदेश जो है 7वां राज्य बन चुका है जो कोरोना के आंकड़े जिस कदर बढ़ रहे हैं। बात करें कोरोना, पहले आंकड़ों की बात करें तो 4,936 आंकड़े जो है आना निश्चित तौर पर बेहद ही चौंकाने वाले हैं। और इंदौर में सबसे ज्यादा जो है कोरोना के आंकड़े जो सामने आए हैं, 912 मामले सामने आए हैं। तो ये बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लगातार आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं, किसी कदर भी कोरोना के आंकड़े कम नहीं हो रही है। और इसी को लेकर अगर इंदौर की बात करें तो जहां इंदौर में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया गया था, यानी कि 60 घंटों का लॉकडाउन लगाया गया था, उसे अब इंदौर में क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग के दरमियान जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा हुई और इन कोरोना के आंकड़ों में रोकथाम को लेकर अब जो है यहाँ पर इस लॉकडाउन को 5 दिन और बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब यह लॉकडाउन 19 अप्रैल तक होगा, सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। तो तमाम जो है जितनी भी चीजें हैं, बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं, सख्ती है, वो तमाम चीजें जो है कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं। परंतु किसी तरह से भी अभी तक कोरोना के आंकड़ों में कमी नजर नहीं आई है। और 13 दशमलव जो है कोरोना की रफ्तार जो है 13 दशमलव पहुंच चुकी है समूचे मध्य प्रदेश में। और इकलौते इंदौर की बात करें तो इंदौर में अकेले 22 से 25% जो है इंदौर में जो है पूरे मध्य प्रदेश के कोरोना आंकड़ों का प्रतिशत रहा है। जी काजल, वैक्सीनेशन को लेकर इस समय क्या चल रहा है? लगातार हम देख रहे हैं सियासत गरमाई हुई है अलग अलग राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में। वैक्सीनेशन को लेकर क्या चल रहा है? वैक्सीनेशन पूरी मात्रा में है और लोग कितने उत्साहित हैं? कोई कमी वैक्सीनेशन की मध्य प्रदेश में तो नहीं आ रही है? देखिए काजल, सबसे पहले तो अभी बीच में जरूर ऐसी बातें सामने आई थी जहां पर वैक्सीनेशन हो गया या रेमडेसिविर इंजेक्शन हो गया या ऑक्सीजन की कमी को लेकर हो गया। ये तमाम बातें जो है सामने आई थी, लेकिन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि जो वैक्सीनेशन है
वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी। और यही वजह है कि अभी लॉकडाउन है, इसके बावजूद भी 45 उम्र के लोगों को जो है वैक्सीन लगाई जा रही है। तो वो पूरी तरह से उन लोगों को आवाजाही करने में छूट है, उन्हें अपना आधार कार्ड दिखाकर वैक्सीन लगवाने के लिए पूरी तरह से छूट रहेगी लॉकडाउन में भी। तो यही वजह है कि वैक्सीन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मंगवाई जा रही है, जितनी डिमांड है उस हिसाब से वैक्सीन मंगाई जा रही है। साथ ही ऑक्सीजन की बात करें तो करीब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 150 लाख टन ऑक्सीजन अभी भी उपलब्ध है। तो यानी कि मुख्यमंत्री सरकार का साफ तौर पर दावा है कि किसी तरह से कोई कमी नहीं होने देंगे और ना ही अभी तक कोई कमी है। जी काजल, क्या क्या पाबंदियां और देखने को मिल रही, क्योंकि कई राज्यों में लॉकडाउन तो नहीं लगा है लेकिन उसके अलावा कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। नाइट कर्फ्यू अलग है और पाबंदियां अलग हैं, लेकिन लॉकडाउन नहीं है। इस तरह की क्या पाबंदियां मध्य प्रदेश में? काजल, मध्य प्रदेश में अगर पाबंदियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी जो है इंदौर, उज्जैन और तमाम जो आसपास के जिले हैं, रतलाम, यहाँ पर पूरी तरह से 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही महाराष्ट्र से जो सटे हुए जिले हैं, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, यहाँ पर भी 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। तो यानी लॉकडाउन तो पूरी तरह से यहाँ पर 7 दिन और 9 दिन का कई जिलों में लगा दिया गया है। वहीं अगर बात करें नाइट कर्फ्यू और सैटरडे संडे की, तो पूरे समूचे मध्य प्रदेश में अगर बात करें 52 जिले हैं, तो 46 जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण है। और इन समस्त जिलों में अब नाइट कर्फ्यू जो है पूरी तरह से लगा हुआ है। साथ ही सैटरडे और संडे लॉकडाउन भी लगाया गया है। जी काजल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन कई जिलों में लगा हुआ है, जिसकी पाबंदियां भी लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि वो अलग बात है कि लोग लगातार धज्जियां इन पाबंदियों की उड़ा रहे हैं, दिक्कतों का सामना क्योंकि उनको करना पड़ रहा है। और अगर इनका पालन किया जाएगा तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। अगर पाबंदियों का पालन करेंगे तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पाबंदियां भी उसके अलावा कई हैं जो कि अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है। यानी पूरी कोशिश राज्य सरकारों की तरफ से भी की जा रही है, केंद्र सरकार की भी तरफ से की जा रही है कि अपने अपने स्तर पर अपने राज्य के लोगों को बचाने की और उनको सुरक्षित करने की पूरी कोशिश करें, ताकि कोई भी किसी तरीके की कमी ना रह जाए। और वही वजह है कि लगातार जो पाबंदियां हैं वो देखने को मिल रही है। लॉकडाउन हर जगह नहीं है और हर जगह लगाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले जिस तरीके के हालात हुए वो पूरे देश ने देखे थे। माइग्रेंट वर्कर्स की लगातार बात की जा रही है, इनकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, चाहे वो दिल्ली की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो या फिर गुजरात की बात हो। जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं। वो प्रवासी जो मजदूर हैं लगातार अपने गृह राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको लगता है कि शायद लॉकडाउन कुछ ही दिन के बाद लग जाएगा। एसडी राज संवाददाता हमारे साथ छत्तीसगढ़ से इस समय जुड़ चुके हैं। राज, क्या जानकारी है कोरोना को लेकर? क्या अपडेट है, किस तरह की गाइडलाइंस वहां पर जारी की गई है? क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग हालात, अलग अलग राज्यों की अलग अलग पाबंदियां देखने को मिल रही हैं। जी काजल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ का हालत आज के डेट में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का हालत बहुत ही खराब है। जिस तरीके से आए दिन यहाँ पे जिस तरीके से आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा दिक्कतों में पड़ते जा रहे हैं। अंदरूनी क्षेत्रों से भी जिस तरह से खबरें आ रही है, छत्तीसगढ़ राजनगरी जहाँ पे रायपुर है, रायपुर को पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है, पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। उसके बावजूद भी वहां से कुछ आंकड़े आए दिन निकलते आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सख्ताई में कमी भी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ पे रायपुर में लॉकडाउन किया गया है, वहां पे तो इतनी कड़काई से कार्रवाई किया जा रहा है, जब तक कोई आदमी अपना प्रिपरेशन नहीं दिखाया जाता, या तो फोन में या पेपर में जब तक नहीं दिखाता, अपना की कारण नहीं बताता, तो उसको कहीं जाने तक का नहीं दिया जा रहा है। इसी तरीके से लॉकडाउन दुर्ग जिले में भी है और भिलाई में भी है। भिलाई में भी बहुत ज्यादा कड़काई से है और आए दिन वहां से फिर से रिपोर्ट आते रहते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा घटनाएं वहां पे होते रहते हैं, बहुत सारे लोग वहां पे जिस तरह संक्रमित होते रहते हैं। तो उसके बाद अब हम पहुंचते हैं बस्तर की ओर। तो बस्तर की ओर देखा जाए तो बस्तर का छोर पूरे राज्यों से लगा हुआ है, जैसे कि उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन बॉर्डरों से लगा हुआ है। इस तरफ अधिकतर लोग, बस्तर के बहुत सारे लोग वहां पे पलायन होकर वहां काम के लिए जाते हैं। और ऐसा लॉकडाउन का जब परिस्थिति जब बनती है तो वहां से जो काम कर रहे हैं मजदूर रहते हैं, वापस आने के लिए तैयारी में रहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा पिछले बार जब कोरोना का डहर पसारा था तो तब बहुत ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा परेशानी
परेशानी मजदूरों को होते, जब क्योंकि हफ्ता हफ्ता भर पैदल चलना पड़ा था, कुछ लोगों ने साइकिल के द्वारा आना पड़ा, कुछ लोगों पैदल आए, तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये सब चीजों को देखते हुए मजदूर जो है परेशानी और डर की वजह से वापस आ रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने जिला में, अपने घर। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से जो मजदूर वापस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है छत्तीसगढ़ को। और इसकी सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छे तरीके से की है, क्योंकि हर जिले में, हर गांव में, हर तहसील में क्वारंटाइन सेंटर का स्थापना कर दिया है। हर जगह में क्वारंटाइन सेंटर लगाया गया है, हर जगह क्वारंटाइन सेंटर के साथ स्टाफ की पाबंदी लगाई गई है, और सचिव, सरपंच और जो गांव के जो मुखिया होते हैं, हर किसी को बताया गया है कि बाहरी क्षेत्र से जो भी आते हैं तो उनको 7 दिन के लिए पहले क्वारंटाइन किया जाए, उसके बाद ही उनको वापस उनके घर भेजा जाए। ऐसे तरह से बहुत सारे कड़काई की गई है। देखना यह है कि इस सब चौकचौबंद जो लगा हुआ है, इसके बाद कोरोना किस तरह से प्रसार फैलाता है। लेकिन आंकड़ों की बात कहा जाए तो आंकड़ा कमी नहीं हो रही है, आंकड़ा आए दिन बढ़ते ही जा रही है। जिस तरह से कल का मैं आपको आंकड़ा बताता हूं तो 14,300 के लगभग का आंकड़ा था, जिसमें से 4,000 के आसपास डिस्चार्ज भी हो चुके थे। ऐसे आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता। जी काजल जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी जो माइग्रेंट हैं वो उनका जाना शुरू हो गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो लोग जो दूसरे राज्यों में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे, अब वो लॉकडाउन के डर से, अब वो लॉकडाउन की आहट से छत्तीसगढ़ यानी अपने गृह राज्य वापस लौट रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है उनको ठहराने की, उनके लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उनके लिए अलग से जगह निर्धारित की हुई है जहां पर वो रह सके, जहां पर उनको अलग से रखा जा सकेगा और कोरोना से बचाया जा सकेगा और उनकी टेस्टिंग की जा सकती है। तो राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता इस समय मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र के अगर हालात देखे जाएं, एक तरफ पूरे देश की स्थिति है कोरोना को लेकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की स्थिति है कोरोना को लेकर, क्या अपडेट है आज का, क्योंकि पाबंदियां लगातार वहां पर चल रही हैं? देखिए काजल, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार पिछले 2 दिनों से लगातार तमाम मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर रही है, आज देर शाम टास्क फोर्स के साथ एक बार फिर से मीटिंग होने वाली है। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में किस तरह से लॉकडाउन लगाया जाए। जिस तरह से लगातार आंकड़े पिछले एक हफ्ते से 10,000 के पार मुंबई में और महाराष्ट्र में 54,000 के आंकड़े जो 24 घंटे के हैं, वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र की नींद उड़ाने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से कोरोना की चैन को तोड़ा जाए, लेकिन जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चरमरा गया है, उसको दुरुस्त कैसे किया जाए। सबसे बड़ा संकट इस समय माइग्रेंट वर्कर्स के सामने, जो प्रवासी मजदूर, उनके सामने सबसे बड़ा संकट आ गया है। महाराष्ट्र से, मुंबई में जो लोग दूर दूर से आए हुए हैं, यूपी, बिहार या फिर अन्य राज्यों से, वो मजदूरी करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा संकट आ गया है। वो लगातार वहां से जा रहे हैं अपने गृह राज्यों को। क्या अपडेट है इस बारे में? जाहिर तौर पर काजल, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की थी कि मिनी लॉकडाउन लगाया जाएगा, उसके बाद तमाम स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन मिनी लॉकडाउन लगाने के बाद भी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है, बल्कि प्रवासी मजदूर जो है वो कहीं न कहीं अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से रेलवे स्टेशनों पे भीड़ देखी जा रही है, महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ रही है। महाराष्ट्र सरकार आनंद फानन में रेलवे विभाग से मिलकर जो है तमाम ट्रेनों को जो है सुचारू रूप से चलाने का ऑर्डर दे दिया है। महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है कि सुगमता से लोग अपने अपने गांव चले जाएं, क्योंकि मुंबई, महाराष्ट्र में लगातार लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि ये पूर्ण लॉकडाउन नहीं है, मिनी लॉकडाउन है, सैटरडे संडे का लॉकडाउन है। ऐसे में जो दुकानें बंद है, उससे व्यापारियों को ऊपर काफी प्रभाव हो रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल चिंतित है कि किस तरह से बिना प्रभाव के लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक जाने दिया जाए, उसके बाद भी जो कोरोना की चैन है उसको तोड़ा जाए। आज भी सीएम ठाकरे बैठक करने वाले हैं, बैठक में और लॉकडाउन को लेकर कोई ना कोई फैसला हो सकता है। क्या अपडेट है बैठक को लेकर, कब तक की बैठक हो सकती है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए काजल, कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ तमाम मंत्रिमंडल के साथ बैठक हुई, लेकिन उस बैठक के बाद जैसे ही उन्होंने विचार बनाया कि मुंबई में पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया कि मुंबई में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, उसका हम विरोध करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ठीक है, आपको रोकूंगी मैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं।
तो आज टीका उत्सव देश भर में मनाया जा रहा है, जिसके चलते आज सीएम योगी आदित्यनाथ, ये देखिए, अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। तस्वीरें इस समय आपके सामने, अधिकारी इसमें मौजूद हैं, सीएम खुद बैठक में मौजूद हैं, जो कि लगातार बैठकें चल रही है। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संवाददाता हमारे साथ लगातार सत्यप्रकाश बने हुए हैं, जो कि मुंबई का अपडेट इस समय दे रहे हैं। सत्यप्रकाश, अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए, सरकार ने एक बार फिर से जो है आज देर शाम मीटिंग रखी है, जिसमें बताया गया कि टास्क फोर्स के तमाम वो अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिस तरह से मुंबई को किसी तरह से अनियंत्रित होने से बचाया जाए। क्योंकि मुंबई में देखा जा रहा है कि तमाम प्रवासी मजदूर जो है अपने अपने गांव के लिए निकल रहा है। ऐसे में रेलवे विभाग ने भी सभी ट्रेनों को जो है सुगमता से जाने के लिए उनको महाराष्ट्र सरकार ये जानती है कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बार और चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में आज फिर से बैठक होनी है और माइग्रेंट को लेकर भी लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही है। जो पाबंदियां इस समय महाराष्ट्र में चल रही है, जो पाबंदियां पहले से लागू की गई हैं, क्या उनका प्रभाव देखने को मिल रहा है? क्या लोग उन पाबंदियों के अकॉर्डिंग चलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से शुक्रवार देर 8 बजे, उसके बाद सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया है, लेकिन इसमें एसेंशियल सर्विस को चालू रखने का जो आदेश दिया था, उसको लेकर लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, मॉल की बात करें या रोड गली मोहल्ले की बात करें, तो बिल्कुल गली मोहल्ले कहीं न कहीं सुने दिख रहा है। लेकिन देर शाम जब बाजार खुलती है उस वक्त काफी भीड़ देखी जाती है। इस तरह की शिकायत भी मनपा को कई बार की भी गई है। मनपा के तमाम अधिकारी इस पूरे मामले को संज्ञान भी ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से रेलवे स्टेशनों पर, मुंबई की लोकल ट्रेनों में या बसों में भीड़ देखी जा रही है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं बढ़ रही है। महाराष्ट्र सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी है कि किस तरह से इस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में भी लगातार जो परेशानियां वो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो पाबंदियां हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।